बहुत लोगों को आपने इंस्पायर किया, बट बिफोर ऑल ऑफ दैट आई वांट टू आस्क हु इज दीपा मलिक द पर्सन? 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, लेकिन जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, देन माय हस्बैंड केम, माय इन-लॉज केम, माय पेरेंट्स, एवरीबडी केम। वो 2 साल मैंने शाहपुर जाट की गली में गुजारे, एक छोटे से कमरे में। उसके लिए भी मुझे कहा जाता था, पता नहीं क्या खेल रही है, बेटियां छोड़ दी हैं और एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती है, फैमिली का नाम डुबो रही है। टफ फेस था वो। मेडल तो था ही नहीं, मेडल जीतना है ये सब धुंधला हो गया था एम। 29 इयर्स की एज में 2 छोटी छोटी बेटियां, एक बेटी का इलाज चल रहा, और मेरे को डॉक्टर्स ने इस बार तो क्लियर ही कह दिया था कि हम आपको बचा नहीं पाएंगे। बहुत सीखना पड़ा नई बॉडी को। बॉडी तो बाद में आती है, पहले आप इमोशनली सीखते हो, वो भी ऐसा टाइम जब हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में है। बड़ा सेंसिटिव सा टाइम था। जैसे मेरे पापा कहते थे, दिस टू शैल पास। तो एक डेडिकेट करके पोएम लिखी थी कि आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा, जीवन के संघर्ष से डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा, उम्मीद का एक नया दिया जलाना। Hello and welcome to House of Glory, the sports podcast powered by Nikon India. Behind the scenes, beyond the game. I'm your host Harpreet Lamba, and today we have with us a very special and truly inspiring personality. Her story is of जिद जिंदगी में आगे बढ़ने की, जिद जीतने की, और जिद खुद पर पूरा विश्वास रखने की. Let's meet India's first woman to win a medal at the Paralympics, Deepa Malik. वेलकम टू हाउस ऑफ ग्लोरी दीपा जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ prestigious platform in this podcast. इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू. Thank you. ओके दीपा जी, आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे. बहुत लोगों को आपने इंस्पायर किया है एंड यू आर अ पैरालंपिक मेडलिस्ट. आप अगर मैं आपकी एक लाइफ स्टोरी देखूं, जो स्पोर्ट्स में आपके अचीवमेंट हैं, आप जैवलिन करते हैं, आप शॉट पुट करते हैं, स्विमर हैं, बाइकर हैं, बट बिफोर ऑल ऑफ दैट आई वांट टू आस्क हु इज़ दीपा मलिक द पर्सन? Deepa Malik is a very fun-loving, positive thinking, bindas, little out of the box, हमेशा खुश, कोशिश रहती है, यस. थोड़ी सी शैतान. बहुत नॉटी थी मैं बचपन में. हाँ जी. पेरेंट्स को काफ़ी पेरेंट्स टीचर्स मीट में आना पड़ता था. ओके. एंड आई थिंक मेरी नॉटीनेस वाज मोर अबाउट आउटडोर्स. ऐसी कोई नॉटीनेस नहीं थी जो किसी को हार्म करने वाली थी. कोई अच्छी सी साइकिल देखना, उसका लॉक खोल लेना, फिर उसको चलाना, उस पर स्टंटिंग करना, वाओ. पेड़ों पे चढ़ जाना, घर की छत पे चढ़ जाना, ऊपर बैठ जाना. सो पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी स्कैर्ड बिकॉज बचपन में मेरे को जब ट्यूमर आए थे और मैं पैरालाइज हुई थी, तो उसके बाद से पेरेंट्स वर अ लिटिल स्कैर्ड कि भाई इसका पूरा स्पाइन कटा हुआ है, Right. और ये ऑलरेडी पैरालाइज रही है, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिज़िकली कुछ ना कुछ करती रहूं ताकि मेरे जहन में जो नेगेटिव रिमार्क्स छोटे से बच्चे ने जो सुने थे, ओके. क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में हो तो कोई भी मिलने आता था जिसको पता लगता था कि ये 6 महीने से हॉस्पिटल में है या ये 1 साल से हॉस्पिटल में है, ट्यूब्स लगी हुई हैं, कोई इलाज का पता नहीं चल रहा है. पीपल ऑफन यूज टू पास अ रिमार्क इन अ वे दैट आई एम ट्रबलिंग माई फैमिली, या मेरी वजह से सब दुखी हैं. एंड even things which are very normal, I think, and of course now things have changed, people are more sensitized, there is more talk on mental well-being, या क्या बातें किसी को बुरी लग जाती हैं. लेकिन उस ज़माने में, आज से 40-50 साल पहले मैं बोलूँ तो इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, सब मुंह फट होते थे.
तो ये कहते थे भैया भगवान आर पार कर, या तो उठा ले या ठीक कर दे। अच्छा। तो वो उठाले वाला शब्द ही रहता था कि क्या मैं इतनी बर्डन हो गई हूँ कि कोई मुझे मतलब आर दे प्रेइंग फॉर माई डेथ, यू और नो। सिर्फ आप 5 या 6 साल के थे? हाँ, बट फॉर्चुनेटली पेरेंट्स रियली वर्कड हार्ड। आगे आप मेरी जब ज़िंदगी में चलोगे तो आप देखोगे मैंने रेस्टोरेंट चलाया, जी। मैंने बाइकिंग करी, यमुना नदी में मैं तैरी। आई थिंक वो सब वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। राइट, राइट। आई थिंक वो बेस आपके फादर मदर को देख के और एक आर्मी बैकग्राउंड, आई थिंक डिसिप्लिन भी डिसिप्लिन, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पंचुअलिटी, हुआ होगा। पेट्रियोटिज्म, राइट। फोकस ऑन स्पोर्ट्स। बिकॉज जब रेजिमेंट्स एक यूनिट आपस में, हम किसी भी आर्मी स्टेशन में होते हैं, वहाँ पे इंटर ब्रिगेड, इंटर यूनिट, इंटर डिविजनल स्पोर्ट्स होते हैं। राइट। So there is such a culture of sports and that sense of belonging. And what's that famous story? I know everybody in the world already knows it. But क्या है वो कहानी जो आपकी लव स्टोरी एंड वो जो एक डिमांड आई थी दीपा जी से कि बस एक बाइक आनी चाहिए I तब was शादी होगी? Babina cantonment near Jhansi, posted थे मेरे फादर। ओके। और फाइनल ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का, मैंने ऑनर्स करी थी। उन दिनों एजुकेशन सिस्टम वाज अ लिटिल डिफरेंट, सो ऑनर्स वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज मास्टर्स। अच्छा। So I was doing that, and बास्केटबॉल एंड क्रिकेट टीम में मैं थी। तो जब हम प्रेपरेटरी लीव के लिए जा रहे थे तो हमारे कोच ने बोला था भाई फिटनेस ख़राब करके मत आ जाना, सुबह अपना रनिंग वनिंग जॉगिंग प्रैक्टिस करते रहना, कहीं तुम लोग 1 महीने बाद आओ। और तब तक मुझे नहीं पता था कि फाइनल ईयर के बाद मेरी शादी हो जाएगी। मुझे यही पता था कि हाँ इसके बाद आई विल परस्यू मोर स्टडीज। एंड तो सुबह सुबह उठ के आई यूज्ड टू गो जॉगिंग, एंड उधर से माई हस्बैंड वुड बी विद द क्रॉस कंट्री टीम, सो ही वुड बी जॉगिंग ऑन, बिकॉज छोटा सा कंटोनमेंट था, एक ही बीच की सड़क थी। तो आई यूज्ड टू सी हिम एवरी डे, एंड वन डे आई सॉ हिम कमिंग ऑन द बाइक, ओके। एंड दैट वाज वन ऑफ द लेटेस्ट बाइक्स। आई सेड भाई ये बाइक तो अब मुझे चलानी है सुबह सुबह। So I borrowed the bike from him, and he was a little speculative about it कि ये लड़की और बाइक। अच्छा। उन दिनों इतना Yes. था नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s। तो बाइक ली, चलाई, शो ऑफ भी किया, व्हीली भी मारी, स्टॉपी भी मारी, एंड वाह। ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ही सेड अरे लड़की को ऐसे हमने देखा नहीं, एंड वो भी एक लड़की जो रोज जॉगिंग करने निकलती है एंड ऑल दैट। सो ही ऑल्सो फाउंड समथिंग कॉमन एज अ हॉबी इन मी। एंड देन बट वन थिंग आई टोल्ड हिम, आई सेड पापा को नहीं बता देना, अच्छा। यू नो आई एम डॉटर ऑफ सो एंड सो डोंट टेल माई डैड। He just doesn't like me biking. He's scared. And I don't know why I said that. I said, that's why I'm going to marry a man who gives me a bike and doesn't stop me from riding it. ओके। And he next day, don't know what happened. It was so quick that next day only he went and saluted my father. Just 24 hours? Just 24 hours. Oh, wow. And he says, sir, I'm going to gift a bike to your daughter. Can I marry her? That's an amazing story. Yeah, so that's how it happened. Okay. And well, I did get my bike. We went on a honeymoon on bike On a rides. bike? Yes. अच्छा, कहाँ गए थे? We went to Khajuraho. Okay. I mean, it was a honeymoon, yeah. Yes. And we were close to those, and I really wanted to go and see what a beautiful architecture, incredible Yes. India. And that's what we do. We make trips to see India. Okay. He doesn't travel abroad with me at all. अच्छा, okay. He says there's so much to see in our country, जी. and loves wildlife. So we go to the national parks together. Wow. Okay. We visit temples where we can enjoy the architecture. Okay. So yeah, they are common hobbies, and that's what I tell today's youth: marry a person who can be a part of your passions and your hobbies, because a friendship and sharing common hobbies makes your relationship last longer than love. That's an amazing advice. Yes. That's amazing.
सो दीपा जी, एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली लाइफ एंड देन सब कुछ आपके लिए अच्छा जा रहा था। मैं देखती थी आप उस टाइम पे फैशन शोज में भी पार्टिसिपेट करते Yes. थे और जीत के भी आते थे। एंड देन यू हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, योर एल्डर डॉटर देविका, बट देन लाइफ टुक अ टर्न, काफ़ी चीज़ें बदली। उस फेस के बारे में अगर आप हमें बताएं। मेरा बचपन देखो तो डिसेबिलिटी से स्ट्रगल करते हुए गुजरा। मैंने 5 इयर्स में चलना बंद किया, 7 इयर्स में ट्यूमर डिस्कवर हुआ, सर्जरी हुई, 2-3 साल रिहैबिलिटेशन चली। सो चलना दोबारा सीखा, उठना बैठना करवट लेना। अ, एक छोटे से बच्चे के लिए इतनी सारा हॉस्पिटलाइजेशन, इतना सारा कैलिपर्स, क्रचेस, व्हीलचेयर्स, ताने और सोशल स्टिग्मा, माँ को रोते देखा, पापा को स्ट्रगल करते देखा। बहुत देखो अगर एक फ्रैक्चर भी हो जाता है 6 हफ्ते का तो भी परेशान हो जाते हैं। और अगर आप देखें कि लॉकडाउन को हम याद करें तो 7-8 महीने के लॉकडाउन ने पूरी दुनिया का रूह हिला दी थी। जी। हमारी फैमिली के लिए वो 4 से 5 साल का लॉकडाउन था। पापा को मेडिकल ग्राउंड पोस्टिंग लेनी पड़ी, आ, अपने प्रमोशन को गिव अप करना पड़ा। सो बहुत स्ट्रगल रहा। लेकिन जब मैं बड़े होके खेलने लगी मुझे लगा दिस इज़ ऑल अ थिंग ऑफ पास्ट। माई एल्डर डॉटर वॉज बॉर्न एंड एट द एज ऑफ अराउंड 14 months जब उसने चलना शुरू किया, शी हैड अ रोड एक्सीडेंट। ओके। एंड देविका ड्यू टू हर हेड इंजरी हैड, उसका बायां साइड पूरा लकवाग्रस्त हुआ। तो वही बातें दोबारा सुनने को मिली। जो बचपन मैंने डिसेबिलिटी से देखा वो अपनी खुद की डॉटर को दोबारा देखा। इट वॉज़ अ वेरी वेरी इमोशनली बहुत ज़्यादा टैक्सिंग था। आप बार बार ऊपर वाले से पूछते हो कि मैं ही क्यों, दोबारा क्यों, मैंने ये कर तो लिया था, फिर आपने मेरी बेटी को क्यों अपंग बना दिया, क्यों दुनिया बार बार वही हमारे लिए ताने कस रही है। और 20 साल के डिफरेंस के बीच में भी कुछ बदला नहीं था। जो बातें मेरी माँ ने शायद सुनी थी समाज से, वही बातें मैंने सुनी अपनी बेटी के लिए। लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे गिव अप नहीं किया था, मैंने अपनी डॉटर पे गिव अप नहीं किया। एंड फिर अंबिका का बर्थ हुआ 3 साल 4 साल बाद, 3.5 4 साल बाद। फिर अंबिका वॉज अ सेकेंड गर्ल चाइल्ड। फिर बोला अरे इसके तो दूसरी भी बेटी होगी, और पहली बेटी तो अपंग है ही क्योंकि उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा था। अब जब कुछ थोड़ी बहुत देविका की चीज़ें ठीक होने लगी, थोड़ा बहुत उसका बैलेंस हो गया, विदाउट सपोर्ट वो चलने लगी। हालांकि वो ड्रैग करती थी अपना लेफ़्ट लेग, पूरी कंप्लीट रिकवरी तो नहीं थी। और हैंड में तो वो ज़्यादा था प्रॉब्लम क्योंकि हैंड सीधा नहीं होता था, लेफ़्ट हैंड। उतने में मेरे ट्यूमर्स वापस आ गए। तो मैं 29 ईयर्स की एज में 2 छोटी छोटी बेटियां, एक बेटी का इलाज चल रहा, और मेरे को डॉक्टर्स ने इस बार तो क्लियर ही कह दिया था कि ट्यूमर्स इतने बड़े हैं और इतने ज़्यादा हैं, और इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो जैसे ही सर्जरी होगी, या तो ये इन्फेक्शन फैलेगा पूरे ऑर्गन्स में, हम आपको बचा नहीं पाएंगे, या इस सर्जरी के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड तो डेफिनेटली कटेगी और आपको पैरालिसिस होगा। तो लाइक आपने कहा फैशन शोज़ वगैरह, उसी साल मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, नेवी क्वीन। तो जिस बॉडी के लिए लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे थे कि अरे लुक एट हर, 2 डॉटर्स हैं और देखो 2 प्रेगनेंसीज के बाद भी शी इज़ विनिंग, शी इज़ सो फिट, और उसके एकदम बाद उसी बॉडी के लिए अरे ये बॉडी पैरालाइज हो गई। सर्जरीज में भी कॉम्प्लिकेशंस हुए, एक सर्जरी हुई फिर दूसरी सर्जरी हुई, फिर चेस्ट बिलो टोटल पैरालिसिस हुआ, ब्लैडर कंट्रोल, यूरिन कंट्रोल, बाउल कंट्रोल सब चला गया। बहुत सीखना पड़ा नई बॉडी को। बॉडी तो बाद में आती है, पहले आप इमोशनली सीखते हो। वो भी ऐसा टाइम जब हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में है। तो 1 साल तक तो मेरे हस्बैंड कारगिल से पोस्टिंग ही नहीं ले पाए थे क्योंकि वो होता नहीं है, आप अपने देश के लिए लड़ाई पे हो। बड़ा सेंसिटिव सा टाइम था लेकिन
मेरे जीवन को अगर कोई सुन रहा है तो ये ज़रूर समझे, जैसे मेरे पापा कहते थे, दिस टू शैल पास। ऐसा कोई बुरा वक्त नहीं है जो गुजर नहीं जाता है, सिर्फ धैर्य और संयम बना के रखने की देर है। लोग हार मान जाते हैं। और आजकल का यूथ का तो मैं देख रही हूँ पेशेंस लेवल, रेजिलियंस लेवल बहुत लो हो गया है। ज़िंदगी खूबसूरत है और जीवन त्योहार है। और यही बात मैंने अपने मम्मी पापा से सीखी थी, यही बात मैंने अपनी बेटी को सिखाई, और फिर यही बात मैंने खुद को भी सिखाई कि गिव अप नहीं करना है। और बेटियां तो इतनी छोटी हैं और अभी तो बड़ी का इलाज भी पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे तो जीना है, चाहे मैं एक कुर्सी पे बैठ के, एक पलंग पे बैठ के जीऊँ। कम से कम अब मेरी बेटियां स्कूल से लौटेंगी तो मैं घर पे होंगी। जब वो अपने इम्तिहान के लिए पढ़ रही होंगी तो मैं एक कोने में बैठ के उनकी किताब सुन सकती हूँ। आई वॉज काउंटिंग माई स्मॉल ब्लेसिंग्स rather than grieving on the curses that life was facing. बस ऐसे वो फेज देखा। एंड आई थिंक उस टाइम जो कारगिल की वॉर थी, शायद वो भी कुछ कैजुअलिटीज आती होंगी, आपने वो सब भी बहुत हाँ, देखा मैंने है। बहुत देखा, बिकॉज हर बारी जब हॉस्पिटल में एक हेलीकॉप्टर उतरता था, मेरा पहला क्वेश्चन होता था, लिस्ट देखो इसमें कर्नल बिक्रम सिंह मलिक तो नहीं लिखा हुआ। Your आई husband. होप आई हैव नॉट लॉस्ट माई हस्बैंड इन द वॉर, बिकॉज बट बहुत सारे लोग आते थे, किसी का स्कल में गोली लगी होती थी, कोई पैरालाइज हो गया होता था, किसी का हाथ टूट गया, किसी की लेग उड़ गई। बट हाउ प्राउड दो सोल्जर्स वर। उन्हें डिसेबिलिटी का कोई गम नहीं था, उनको सिर्फ ये था कि हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे। कि मैं कौन होती हूँ शिकायत करने वाली, मुझे तो बीमारी से हुआ, ये तो एकदम फिट जवान थे फौज के। और बहुत स्ट्रिक्ट फिटनेस टेस्ट होता है बॉडी फिटनेस का, और फिर सबसे फिट बॉडी वाले सोल्जर्स डिसेबल होकर लौट रहे हैं और एक शिकन नहीं है चेहरे पे। तो उन्हीं के साथ मैं भी बैठा करती थी, क्योंकि मेरी भी रिहैबिलिटेशन होती थी, एक्सरसाइजेज होती थी, तो वो माहौल बहुत ब्रेवरी का मिला मुझे। तो उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आई एम एन आर्मी वाइफ। आई एम अ वेरी प्राउड आर्मी वाइफ, आर्मी सिस्टर, आर्मी डॉटर, आर्मी ग्रैंड डॉटर एंड एन आर्मी डॉटर इन लॉ। मतलब उसी को आपने अपना सूत्र बोलते हैं ना, एक हिम्मत का उसको बना लिया। बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं शायद वो चॉइस भी नहीं थी कि आपके बच्चे भी थे घर में, उसने भी हेल्प किया होगा आपको। मदरहुड फॉर श्योर। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं ज़िंदा रहना चाहती थी सिर्फ अपने बच्चों को ग्रो अप होते देखने के लिए। राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा वो था। और कहीं मेरे को अपनी डिसेबिलिटी बुरी इसलिए नहीं लगी कि मुझे लगा कि देविका के लिए आई विल बी अ रोल मॉडल नाउ। मैं उसे खुद खुश रहकर डिसेबिलिटी में कैसे जीना है वो सिखाऊंगी। राइट। बट दीपा जी, ये तो चलो आपकी इंटरनल एक कह सकते हैं एक स्ट्रेंथ थी, लेकिन दुनिया उतनी आसान नहीं होती है ना। जैसे आपने बात करी, ताने भी पड़ते हैं, आपने भी बहुत चीज़ें सुनी होंगी, सुनी, बहुत सोची भी कुछ होंगी सुनी। कि ये सब चीज़ें मैं कैसे कर सकती हूँ। वो सब कैसे टैकल किया आपने? मैंने बचपन से सीखा अपने पापा को हमेशा मैन ऑफ सॉल्यूशंस होते हुए। ओके। कुछ भी होता था तो वो हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढा करते थे और बार बार बहुत कहानियाँ सुनाते थे। इसलिए मुझे बड़ा शौक है घर में फायर प्लेस हो, बिकॉज कहानियों में मैंने अक्सर ये सीखा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप उसमें सॉल्यूशन ढूंढते हो और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बचपन से यही पता था कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ हैप्पी एंडिंग निकल ही आएगी। ओके, यू मेड श्योर। हाँ, तो कोई भी इशू होता था उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेते थे। Right. और अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि दीपा, हाउ डू यू वेयर सो मेनी हैट्स, हाउ डू यू मल्टीटास्क। आई थिंक दैट प्रायोरिटाइजिंग योर प्रायोरिटीज़, एक टाइम टेबल बनाना, उस पर सेल्फ डिसिप्लिन से चलना, वो मदद देता है। जी जी। आपने अपने फादर की बात करी, अगर मुझे करेक्ट याद है शायद एक कुछ पोएम या कुछ भी ऐसे उन्होंने लिखी थी जिसमें वो कहते थे कि दीपा नहीं तुम दीपक हो, ऐसा कुछ था? बिल्कुल आपने सही कहा है। क्योंकि मैं जब भी उदास होती थी, आई लॉस्ट माई फादर इन 2018।
ओके। लेकिन जाते जाते भी वो मुझे इंस्पिरेशन दे के गए। तो उन्होंने मुझे बोला था, दीपा अभी मत रिटायर कर जाना, तुम्हारा खेल का सफ़र पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें खेल रत्न अभी नहीं मिला है। ओके। तो आई थिंक वो जो एक लाइन थी कि आपको खेल रत्न अभी नहीं मिला है, तो वो उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं 48 इयर्स में फिर खेली तीसरी बार, और फिर मुझे 49 इयर्स की एज में फाइनली खेल रत्न मिला भी। तो डैड हमेशा ये कहते थे कि डोंट लुक एट द डार्कनेस। योर आपका जो नाम है, वो एक बहुत फेमस सेइंग बोला करते थे, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लाइट अ लैम्प देन टू कर्स द डार्क। तमसो माँ ज्योतिर्गमया। और ये बड़ी नोन नॉलेज की बात है और कहावत है कि दिए से दिए को हम जला सकते हैं, एक दिए से हम 1000 दिए जला सकते हैं। बिल्कुल। तो बोला, जब तुम्हारा नाम ही दीपा रखा है तो तुम डार्कनेस से क्यों डरती हो, बल्कि तुम्हें दूसरों की रोशनी बननी है। तो एक डेडिकेट करके पोएम लिखी थी कि आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा, जीवन के संघर्ष से डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा, उम्मीद का एक नया दिया जलाना। वाओ। हैट्स ऑफ टू हिम। यस। बहुत ही खूबसूरत। हाँ, तो वो सीखते रहने का जो जज्बा उनसे सीखा, शायद यही कारण था कि मैंने अपना स्पोर्ट्स करियर, पहले मैंने अपनी डिसेबिलिटी में नए शरीर को नए ढंग से जीना सीखा, फिर मैंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेस्टोरेंट चलाना सीखा, फिर रेस्टोरेंट चलाते चलाते मैंने बोला कि अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ मेरे को पसंद हैं तो मैं डिसेबिलिटी में क्यों नहीं कर सकती। जी। मुझे तैरना पसंद था, मुझे बाइक चलाना पसंद था, मेरे को कर्ज किया जा रहा था व्हीलचेयर के पहियों पे बैठने के लिए, तो मैंने कहा मैं गाड़ी के पहिए क्यों नहीं चला सकती। जब जब कोई लेडी गाड़ी चलाती है तो लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, मैं व्हीलचेयर के पहिए चला रही हूँ तो लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। तो फिर मैंने वो सब सीखा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। यही नहीं पता था कि मोटरसाइकिल बनाएगा कौन और बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ईमेल लिखना सीखा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ सीखा, अपनी बात गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स को कहना सीखा। कुछ नहीं आता था, हम तो कंटोनमेंट एरिया में पले बड़े थे, आर्मी ऑफिसर से ही शादी हो गई। एंड एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट होती है आर्मी लाइफ। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रोसरी फैसिलिटीज़, राशन फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ सब 4-5 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाता है आर्मी कंटोनमेंट में। बहुत ज़्यादा सिविल लाइफ में, ब्यूरोक्रेसी में हम लोग इतना स्ट्रगल नहीं देते। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, ऑटोमेटिक स्कूल एडमिशन्स हो जाते हैं। राइट। कभी आर्मी स्कूल होता है, कभी केंद्रीय विद्यालय होता है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंटाइटलमेंट होता है। तो बाहर ऐसे फाइल लेके धक्के खाते हुए हमने कभी किसी को देखा ही नहीं था, वो सब वो भी आपने सीखा। और ये सब सीखा फ्रॉम अ चेस्ट बिलो पैरालाइज्ड बॉडी। ये सब सीखा जब कहीं पे रैंप नहीं मिलते थे, व्हीलचेयर एक्सेसिबल बाथरूम्स नहीं मिलते थे, व्हीलचेयर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए कोचेज़ नहीं मिलते थे, पॉलिसीज़ नहीं थी जी। फंडिंग्स नहीं थी, और मोटरसाइकिल चलाने के लिए तो लाइसेंस नहीं मिला, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं मिला। और फिर हिमालय में गाड़ी चलाने के लिए रैली लाइसेंस का स्ट्रगल वो बिल्कुल ही अलग था। एंड कई बार लोग कहते तेरे को पंगा लेने की आदत है क्या? ओके। मतलब उड़ता तीर क्यों लेती है? हमेशा कोई नई चीज़ ले लेती है और फिर उसके लिए भगती फिरती है इधर उधर। हाँ, ये तो मैंने सुना है, आपके हस्बैंड भी कहते हैं कि दीपा को कुछ मत कहो, अगर कह दिया तो दीपा वो को करके दिखाएंगी। तो जैसे मुझे बहुत कहते थे, पैरा स्पोर्ट्स करते हो, पैराशूट से जंप करोगे। तो पैरा वर्ड को एयर एक्टिविटी से इतना जोड़ा गया
कि मैंने पैरा मोटरिंग भी करी। ओके, मैंने कहा चलो ये भी कर ही लेते हैं। राइट राइट, हॉट एयर बलूनिंग भी करी है। ओके ओके जिप लाइनर, फ्लाइंग फॉक्स, ऋषिकेश जाके वो एडवेंचर भी किया है। ओके। आई थिंक यू आर एन आउट एंड आउट एडवेंचरस पर्सन, एडवेंचरस पर्सन। क्योंकि मैं आपकी जो एक कहानी सुन रही थी जो मुझे बहुत ही हैरत अंगेज लगी कि जब आपका ऑलमोस्ट जो हॉस्पिटल का पीरियड था वो 8 महीने का ख़त्म होने वाला था, तो तब आपने किसी को एक जीप एक बहुत सुंदर सी आते देखी, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो एक टाइम, मतलब मैं अपने आप को उसमें डाल के देखने की कोशिश कर रही थी कि एक नॉर्मल इंसान शायद बहुत डिप्रेस्ड होता, शायद सोचता अरे अब बाहर निकलूँगा, व्हील चेयर पे ज़िंदगी है कैसे, और मैं हिमालयन और कार आप रैली सोच करने रहे के कि सपने ले रैली रही करनी है मुझे। थी। तो वो क्या किस्सा था? फिजियोथेरेपी सेंटर आरआर हॉस्पिटल का था। वहाँ पे आर्मी एडवेंचर सेल से 2 ऑफिसर्स आए हुए थे। वो अभी अभी पहली हिमालयन रेड द हिमालय कार रैली करी थी। 1999 का वो फर्स्ट चैप्टर था। ओके, तो उनकी जिप्सी इतनी सुंदर लग रही थी, उसके ऊपर पूरे स्टिकर्स लगे हुए थे, और जैसे रैली कार होती है, उन्होंने डांगरी पहनी हुई थी और डांगरीज पे भी वो स्टिकर्स लगे हुए थे आर्मी की। तो मुझे वो बड़ा फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि आई थिंक ड्राइविंग, बाइकिंग, इन सब का तो मुझे शौक था ही। उनमें से किसी को शोल्डर पेन हो गया था, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रूसम रैली। आप लगातार गाड़ी चलाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे चलाते हैं, तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे, पूछने आए हुए थे। तो मैं उनसे फिजियोथेरेपी सेंटर में मिली और मैंने कहा ये क्या है? मैम हम रैली करके आए हैं। कहा कि हिमालय में हम लोग गाड़ी चला के आए हैं। तो मैंने बोला ये मैं कर सकती हूँ? आई मेंट टू आस्क कि ये सिर्फ आर्मी के लिए है या सिविलियंस भी कर सकते हैं? ओके, इज इट ओनली फॉर आर्मी ऑफिसर्स? दे लुक्ड एट मी विद सो मच वाइड आइज ना, कि ये क्या बोले हैं इसको, जो यूरिन बैग लगा हुआ है, लेटी पड़ी है, बिल्कुल ही चेस्ट बिलो पैरालाइज्ड है। तो उसने बड़े प्यार से मुझे बोला, हग करके, मैम नेक्स्ट लाइफ वी विल डू इट टुगेदर। ओके, एंड 10 years लेटर, तब तक वो कर्नल बन चुके थे, मेजर शक्ति बजाज, और हम एक ही पार्क फर्मे बोलते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ फ्लैग ऑफ के लिए इकट्ठी होती हैं। मेरी भी गाड़ी पे स्टिकर्स लगे हुए थे और मैं भी रेड द हिमालय कार रैली कर रही थी। मैंने उसको बोला नॉट नेक्स्ट लाइफ, दिस दिस लाइफ। लाइफ। हाँ, मुझे याद है जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी, ऐसा ही कुछ टाइम था 2009-10 का, शायद जयपुर से फ्लैग ऑफ था कहीं जी से। जी बिल्कुल सही है। तो मुझे ये याद है, और ये मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि जो हम बात करते हैं कि आप वेस्ट डाउन पैरालिसिस है तो एक इंसान गाड़ी कैसे चला सकता है। तो हाथों से चलाती हूँ तो मैं। हाँ, तो हमने भी आपसे आके वही सवाल पूछा था और आपने अपनी वो पूरी मॉडिफाइड गाड़ी हमें दिखाई थी। तो इफ़ यू जी, कैन टेल आवर व्यूअर्स कि वो कैसे वो मॉडिफिकेशंस और बिल्कुल क्या-क्या होती अब तो हैं? खैर वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि अब पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बन गई हैं। विद अ फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर आप गाड़ी चला सकते हैं हाथों से, और सारे जो कंट्रोल्स हैं वो हाथों में हाथ ट्रांसफ़र में। कर दिए जाते हैं, और उसको आपका राइट हैंड पावरफुल है या लेफ़्ट हैंड पावरफुल है, उस हिसाब से वो कंट्रोल्स आपके राइट और लेफ़्ट में आ जाते हैं, राइट। और आप एक गाड़ी बड़े आराम से चला सकते हैं। आप मेरी गाड़ी में बैठिए, बिल्कुल भी नहीं लगता। बल्कि जब मैं टोक्यो गई थी एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमिटी, वहाँ पे हमने ये कस्टमाइज्ड व्हीकल्स की सीट्स देखी थी कि वो हाइड्रोलिकली पूरी नीचे आ जाती थी, ओके। और एक व्हीलचेयर पर्सन उसमें शिफ्ट होके वो वापस ऊपर चली जाती थी। तो मैंने वहाँ पे एक ट्वीट किया था कि हम लोगों ने अपने आप को ये लग्जरी डिज़र्व करने के लिए एम्पावर कर लिया है। क्या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने आप को एम्पावर किया है ऐसी व्हीकल डिज़ाइनिंग के लिए? और मैंने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को टैग किया, बल्कि मैंने ये भी लिखा था, यू मेक वन, आई बाय वन। एंड आनंद महिंद्रा जी ने एकदम से रिस्पॉन्ड किया विद इन 5 minutes ऑफ द ट्वीट गोइंग अप, दीपा यू रिटर्न बैक व्हेन यू आर बैक फ्रॉम टोक्यो पैरालंपिक्स, आई विल टेक यू टू माई इंजीनियरिंग टीम। और उन्होंने अपना वादा निभाया। ओके। मैं
उनकी महिंद्रा रिसर्च वैली जो उनका एक चेन्नई में पूरा है हेडक्वार्टर, वहाँ पे Right. मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर, डिज़ाइनिंग हेडक्वार्टर, रिसर्च हेडक्वार्टर, वहाँ पे उन्होंने फिर मेरे को एक गाड़ी बनाई। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि एक प्रेसिडेंट होने के नाते अगर मेरे को गाड़ी मिल रही है तो जो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एथलीट्स हैं उनको भी मिलनी चाहिए। तो ही प्रेजेंटेड वन टू सुमित अंतिल एंड वन टू अवनी लेखरा Oh ऑल्सो। wow. कहते हैं ना लोग, मेरे करने से क्या होगा, कभी इनिशिएटिव लीजिए, बदलाव ज़रूर आता है। राइट। और ये जो आपने बात करी मॉडिफाइड व्हीकल्स, आई नो ये स्टार्टिंग अब बहुत आसान लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप टॉर्च बेयरर थे इंडिया में वो रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि जब आपने शुरू किया कोई पॉलिसीज़ नहीं थी। नहीं थी। मुझे याद है आपको शायद लाइसेंस बहुत टाइम तक लाइसेंस नहीं के लिए मिला। मुझे 19 मंथ्स वेट करना पड़ा था, और कम से कम नहीं तो 300-400 तो मेरी ईमेल्स गई थी। राइट। और मोटरसाइकिल बनवाने के लिए भी, आज तो आप इंपोर्ट कर सकते हो चीज़ें, लेकिन नारायणा दिल्ली में वो मोटरसाइकिल डिज़ाइन करी गई थी। ओके। और जब मैं ये बातें करती थी तो लोग मुझ पे हंसते थे। ये लोगों को लगता था शायद स्पाइनल कॉर्ड सर्जरीज़ में और जो मेरा ब्रेन फ्लूइड लीक हुआ था, कहीं ना कहीं मैं सटक गई हूँ, मैं क्रेज़ी बातें करती हूँ, या उनको लगता था शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, अपने आप को बहलाने के लिए अजीब अजीब बातें करती रहती है, या कहीं इसको अपनी पुरानी गाड़ी चलाना और बाइक चलाने का इसको। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैड टेकन मी एज अ क्रेजी पर्सन। अच्छा। तो कहते हैं ना, इसका कुछ स्क्रू हिल गया है। पर आप तो कुछ ऐसा सोच रहे थे जो कोई सोच भी नहीं पा रहा था, मतलब तो वो आपकी विजन वहाँ तक जा रही थी। हाँ, और सब कुछ हुआ। और हुआ। मोटरसाइकिल बनी, MTV रोडीज़ में चलाई, फिर पैरा स्पोर्ट्स को मैं इक्विवेलेंट देखना चाहती थी। तो MTV रोडीज़ का एक एपिसोड भी आया जिसमें मनी टास्क में मेन को कुश्ती करनी पड़ी सुशील कुमार जी के साथ, और फीमेल्स को स्विमिंग करनी पड़ी मेरे टाइमिंग के साथ। ओके। तो एक ही एपिसोड में एक पैरा एथलीट और एक ओलंपियन, तब तक मैं तो पैरालंपियन नहीं बनी थी, वो 2013 की बात है, मैं सिर्फ अर्जुना अवॉर्डी थी, लेकिन वो भी हुआ। और जब मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करके कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली आई कि मैं खेलने जा रही हूँ और मैं ट्रेनिंग कैंप में जाऊँगी, गांधीनगर में हमारा ट्रेनिंग कैंप लगा था, तो मतलब कौन 40 साल की उम्र में बच्चे छोड़ के, एंड somehow माई हस्बैंड लेफ्ट आर्मी बिकॉज उनको ये बोल दिया गया कि अब तो आप जगह जगह नहीं फिर सकते दीपा को लेके। सो आई हैड अ फाइट विथ हिम, आई सेड आप स्टीरियोटाइप से बिटन हो गए, ओके। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू लैक्ड फेथ इन मी कि दीपा कर पाएगी। आई थिंक वो भी एक कैटापल्ट इफेक्ट रहा, क्योंकि 2006 में जब वो फौज छोड़कर आए तो मेरे दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा। अच्छा। पापा को मैंने अपने कोर्सेज मिस करते देखे थे, सब कहते थे मेरे फादर बहुत हार्ड वर्किंग है, ब्रिगेडियर जनरल बनेंगे। फिर मेरे हस्बैंड के लिए सब कहते थे ब्रिगेडियर जनरल बनेंगे। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं तो कर्सी हो गई अपने हस्बैंड और फादर के लिए, कोई भी ब्रिगेडियर जनरल नहीं बना। क्या मेरी डिसेबिलिटी इतनी बुरी है कि मेरे परिवार की तरक्की को रोक लिया? मैं बार बार क्यों कारण बन रही हूँ ज़िंदगी रुकने का? मुझे अपने आप को ढूंढना था, मुझे अपने आप को स्टिग्मा से बाहर निकालना था, वो मेरी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी था, और बहुत सारे लोगों को जवाब देना था जो मेरे पे अपने घर में उदासी लाने का या एक जिंदा लाश बने रहने का एक टैब लगा रहे थे। यहाँ तक भी हो रहा था कि पति की शादी कर दो दूसरी। अच्छा। बेटा तो हुआ नहीं, दूसरी शादी से ये तो पड़ी रहेगी, अब तो ये तो बेकार हो गई है, तो उसकी शादी करेंगे तो शायद शादी में बेटा भी हो जाएगा। तो मुझे कुछ तो करना था। तो फिर पहले रेस्टोरेंट,
फिर स्विमिंग, और स्विमिंग के बाद जब मैं खेलने निकली तो लड़ाई हुई हस्बैंड से, और ये उन्होंने इतना कह दिया कि भाई अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आया हूँ और अब तुम्हें कहाँ जाना है खेलने, मतलब और इस उम्र में कौन खेलने जाता है। और क्योंकि कोई विजिबिलिटी नहीं थी पैरा स्पोर्ट्स की। बिल्कुल। आई कम फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड और मुझे ही नहीं पता कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, कि ऐसा कुछ है। तो फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के लकीली हमारा जो कैंप था वो गांधीनगर में था, और मेरी डेजर्ट स्टॉर्म रैली अहमदाबाद में ख़त्म हुई। जैसे ही मैंने वो रैली ख़त्म करी उसके बाद मैं सीधा गांधीनगर अपने कैंप में आई, और आते ही मुझसे सबसे पहले एक एफिडेविट साइन करना पड़ा, क्योंकि अब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रोग्राम में थी गवर्नमेंट के, और मेरे ऊपर इंश्योरेंस था। तो उन्होंने बोला यू विल नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन हाई रिस्क एक्टिविटी, अब से तुम बाइक रैलीज और ये हिमालयन कार रैलीज ये सब नहीं करोगी। तो वहाँ से फिर मैंने वो कैंप अटेंड किया। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए तो मैं जब ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मैंने सब कुछ देखा एज अ 40 ईयर ओल्ड। हम लोग 7 पैरा एथलीट्स थे। अच्छा। जो मेन कॉमनवेल्थ एथलीट्स के साथ खेल रहे थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ का फॉर्मेट है कि सब इंक्लूसिव होता है। माय डॉटर जो देविका थी वो फाइनल ईयर में आ गई थी, वो भी 20 ईयर्स की हो गई थी। तो हम दोनों का बर्थडे कॉमनवेल्थ विलेज में बना। ओके। हाँ। एंड वहाँ पे हमें समझ आया व्हाट आर द इंटरनेशनल पॉलिसीज अराउंड पैरा स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट की क्या वेबसाइट्स हैं, क्या मेडिकल कैटेगरीज हैं, क्या हमको चाहिए नॉलेज, क्या स्ट्रक्चर चाहिए फेडरेशन को, और क्या दूसरे देशों में है जो भारत में नहीं है। अच्छा। कॉमनवेल्थ गेम्स जब चल रहे थे उसके 1 महीने के बाद ही एशियन गेम्स थे चाइना में जी। और हम जब डाइनिंग हॉल में बैठते थे, मुझे आज भी याद है, संदीप सिंह, सरदार सिंह, विजेंद्रा, योगेश्वर, गगन नारंग, वो सब बात करते थे यार अभी तो मुश्किल से कॉमनवेल्थ ख़त्म हुआ है, घर जाने को नहीं मिलेगा, वापस हम लोग कैंप में चले जाएंगे। तो मैं बोलती थी कौन से कैंप में जा रहे हो आप लोग? कि एशियन गेम्स। क्या एशियन गेम्स में तो एशियन पैरा गेम्स भी तो आ रहे हैं, तो उसका कैंप क्यों नहीं लग रहा? तो समहाउ मैं दिल्ली रह गई। ओके। उस वक्त हमारी फेडरेशन भी डिफंक्ट थी। 2010 में टफ फेज़ था फेडरेशन का। इनफैक्ट फेडरेशन का फेज़ बहुत बार टफ आया। 2020 में भी जब मैं प्रेसिडेंट बनी थी तब भी फेडरेशन डिफंक्ट थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एज एन एजुकेटेड पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट एशियन पैरा गेम्स, मैं आवाज़ उठाऊं। और फिर वही डोर डोर जाना, बात करना, लिखना, और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालना कि बाहर क्या हो रहा है। इनिशियली फेडरेशन को भी नहीं समझ आया, बोला ये बहुत शोर करती है, ये इनडिसिप्लिन करती है। ओके। लेकिन स्लोली फेडरेशन को भी समझ आने लगा कि कोई तो है जो दिव्यांग होकर, पहले तो अपंगी बोलते थे, जी। और वही हुआ जब वो पॉलिसीज़ बनी, उनके बाद थोड़ी रोबस्ट पॉलिसीज़ बनी। फॉर द फर्स्ट टाइम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा स्पोर्ट्स को जोड़ा गया और मैं फर्स्ट बैच की बेनिफिशरी थी। ओके। और मैंने उनको बोला था कि अगर मेरे को ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी तो मैं देश के लिए मेडल जीतूंगी। कहीं ना कहीं मैं वहाँ भी अपनी बात रख पाई। मोटरसाइकिल चलाऊंगी, चलाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, MTV रोडीज़ जैसी युवाओं के कार्यक्रम में आके मैं युवाओं को इंस्पिरेशन दी। कार रैली करी तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे करी।
और स्विमिंग करी तो यमुना नदी पार करी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और स्पोर्ट्स खेली तो एशियन गेम्स भी खेली, कॉमनवेल्थ गेम्स भी खेली, पैरालंपिक भी खेली, वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, एशियन गेम्स की, पैरालंपिक की। मैं पहली भारत की महिला बनी जिसने पहला मेडल देश के लिए जीता। जी। तो ईश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद है, सुप्रीम पावर, आई एम स्पिरिचुअल, कि जो भी बीड़ा उठाया या जो शब्द बोला कि मैं ये करूँगी, इतनी शक्ति रही, इतना डिसिप्लिन रहा, इतना आत्मविश्वास रहा कि मैं वो कर पाई। एंड जो 2016 का रियो ओलंपिक्स था, पैरालंपिक्स था, ऑब्वियसली आपकी अचीवमेंट उसमें सबसे हाईएस्ट है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो भी सफ़र मुझे पता है आप हाई कोर्ट से भी गए, बहुत डिफिकल्टीज चैलेंजिंग आई, था। आपके हस्बैंड आपके ट्रेनर बने उसमें। ट्रेनर नहीं बने, वो एक मिसकंसेप्शन है अच्छा, जिसको मैं ओके। आज इस पॉडकास्ट से क्लियर करती हूँ। ट्रेनर नहीं बने वो, बिकॉज वो मेरी स्पोर्टिंग जर्नी से जुड़े नहीं। अच्छा। मैं दिल्ली आई थी तो मैं बहुत नाराज़ आई थी, और जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिल गया था तब मैंने अपने घर वालों को बुलाया था, मेरे ब्रदर, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड। वहाँ से हमारी दोस्ती दोबारा शुरू हुई। ओके। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, अच्छा। और वो नाराज़गी मैंने 2 साल पाली, और वो हमारी मैरिज का एक टफ फेज़ था, नाराज़गी का फेज़ था। लेकिन जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, देन माय हस्बैंड केम, माय इन लॉज केम, माय पेरेंट्स, एवरीबडी केम। वो 2 साल मैंने शाहपुर जाट की गली में गुजारे, एक छोटे से कमरे में। उसके लिए भी मुझे कहा जाता था पता नहीं क्या खेल रही है, बेटियां छोड़ दी हैं और एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती है, फैमिली का नाम डुबो रही है। टफ फेज़ था वो एक ऐसा फेज़ था जब माय हस्बैंड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन मी ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। अर्जुन अवार्ड के बाद ही अंडरस्टूड कि नहीं, ये कुछ तो कर रही है। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि दिल्ली छोड़ दो या घर आ जाओ। और रियो की बात करें, जब वो मेडल आपने जीता, वो दिन कैन यू डिस्क्राइब? और कहीं ना कहीं उस दिन आपको लगा जो इतने सवाल, इतने ताने। मैं बहुत अकेली थी उस दिन। अच्छा। मैं जब खेलने गई थी तो एक ही 2 लोग थे पैरालंपिक कमेटी से जो कह रहे थे कि मेडल आ जाएगा या ये ठीक कर लेगी। सब झुंड बना के यही देखना चाहते थे कि दीपा 4.48 फेंक भी पाएगी या नहीं। मेडल तो था ही नहीं, मतलब मेडल जीतना है, ये सब धुंधला हो गया था। एम एक ही रह गया था कि 4.48 फेंकना है और अपनी इज्जत को बचाना है, अपनी ईमानदारी को जताना है। और ये क्लियर था कि 4.48 फेंक लिया तो मेडल में हूँ, चाहे वो ब्रॉन्ज हो चाहे वो सिल्वर हो, हिस्ट्री तो बनेगी। फोकस है 4.48 से ज़्यादा मारना, ताकि किसी को भी शक हो उसको ये समझ आ जाए कि दीपा की तैयारी ईमानदारी की तैयारी थी, मेहनत की तैयारी थी। बूढ़ी नहीं थी मैं, मेरे इरादे जवान थे, देश के लिए मेडल जीतने का जज्बा जवान था। तो सेकंड थ्रो 4.49 गिरा, वाइट फ्लैग ऊपर आया, तब मुझे होश आया कि अब ये तो हो गया है, अब मेडल जीतो दीपा, अब देश के लिए खेलो। तो 4.61 के साथ मैंने वो मेडल जीता। मतलब जितना बड़ा स्टेज उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। और एक अच्छी खिलाड़ी की तैयारी समझ आती है जब वो आखिरी थ्रो में जीते। तो शायद मेरा ये नेचर रहा है कि आखिर तक मैं गिव अप नहीं करती। माई बेस्ट थ्रो वॉज माई लास्ट थ्रो। बट उसके बाद चीज़ें बदली जब आप इंडिया वापस बहुत आए, बदली। तब आपने शायद, मतलब मुझे नहीं लगता किसी बहुत के बदली, पास। और बहुत अमेजिंग था वो। 12 सितंबर को 2016 में मैंने वो मेडल जीता, और 17 सितंबर को मैं इंडिया में लैंड करी। जब मैं क्रिकेट खेलती थी ना कॉलेज में, तो मेरा एक सपना होता था यार, जैसे
मेंस क्रिकेट में गाड़ी मिलती है और कपिल देव और इन सबको हम गाड़ी के बोनट पे बैठ के ऐसे ऐसे तो मुझे लगा था कि मुझे भी गाड़ी मिलेगी, मेरे लिए भी ना इतने लोग आएंगे, गले में ना मालाएं पड़ेंगी और ढोल बजेंगे। ये मैं सोचती थी जब मैंने क्रिकेट टीम ज्वाइन करी थी, जो कि बहुत स्मॉल फेज रहा, बिकॉज एक ही साल क्रिकेट खेला और फिर शादी हो गई, मैं ज़्यादा खेली नहीं आगे उसके बाद। तो एक वो मैनिफेस्टेशन होती थी, जैसे बचपन में कोर्स बुक में मैंने नादिया कोमानीच पे एक चैप्टर पढ़ा था, परफेक्ट 10 इन जिम्नास्टिक्स। तो वहाँ से भी एक सपना था कि हाँ मैं तो ऐसे ओलंपिक में खेल रही हूँ, मेडल मिल रहा है। क्रिकेट में खेलती थी तो कि लोग आएंगे, खूब सारी मालाएं होंगी, नाच रहे होंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दोनों सपने पूरे हुए। मेरे को पैरालंपिक लेवल में भी मेडल मिला। मैं अपने देश लौटी तो 5,000 से भी ज़्यादा लोग एयरपोर्ट पे थे। 200 गाड़ियाँ भर के तो मेरे गांव से आई थी और इतना नाच गाना, फौजी लोग, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा के मिनिस्टर्स, और वहाँ से हमको प्रधानमंत्री जी के एक रेजिडेंस ले जाया गया। एंड 17 सितंबर इज़ हिज बर्थडे। तो आई थिंक एक प्राइम मिनिस्टर के लिए उससे बेटर गिफ्ट कोई नहीं हो सकता था। What a perfect day. Yes, what a perfect day. एंड टू एंड आई विल आस्क यू, आपकी लाइफ बहुत इंस्पिरेशनल है, लेकिन काफ़ी लोग हैं ज़िंदगी में जो बहुत चीज़ों से जूझ रहे हैं। सो whoever इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, आप उनको कोई 3 चीज़ें ऐसे बताना चाहें जो आपकी लाइफ से वो इंस्पायर होकर आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज़, परिस्थिति शायद आपके हाथ में ना हो, पर आपकी मनस्थिति आपके हाथ में है। और इसी को दूसरे शब्दों में कहूँ तो सिचुएशन मे नॉट बी इन योर हैंड्स, बट द चॉइस टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। तो एक तो ये बहुत कि एजुकेशन आपको चॉइस सिखाती है, तो वो चॉइसेस आप मेरी ज़िंदगी से देखिए कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कुछ भी चैलेंज रहा हो, choice to be happy, choice to be positive, choice to keep calm and have faith. तो एक तो वो ज़रूर सीखे मेरी लाइफ से। दूसरी चीज़ आप मेरी लाइफ से सीखे अडेप्टेबिलिटी। ओके। क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट करके उसको अडेप्ट करना, बदलाव को आप अपनाइए। हम लोग जब बदलाव को नहीं अपनाते तो स्थिर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, स्टैग्नेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वो क्वालिटी अपने अंदर रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बदलेगा, निरंतर बदलाव आएगा। आज खुशी है, कल दुखी होगी, आज अच्छे हो, स्वस्थ हो, कल नहीं होगे, कभी बीमार हो, कभी अच्छे हो, कभी ऊपर हो, कभी नीचे हो। हर जगह हर टाइम सक्सेस नहीं होगी। तो बदलाव को जब आप अडेप्ट कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी अपने आप को किसी भी सिचुएशन के अनुरूप ढाल सकते हो। और तीसरी चीज़ आप मेरी ज़िंदगी से सीखिए कि लगातार सीखते रहिए। मैंने कभी सीखना नहीं छोड़ा, मैंने हर मुकाम पे सीखा। स्पोर्ट्स में भी बार बार बदलना पड़ा। स्विमिंग से बदलाव आया तो मैंने एथलेटिक्स में जैवलिन सीखा, जैवलिन में बदलाव आया तो शॉट पुट सीखा, शॉट पुट में बदलाव आया तो डिस्कस का भी एक एशियन मेडल बनाया। फिर खेलना बंद हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन सीखा। फिर कभी नहीं किया था एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं पता था कि एक फेडरेशन कैसे चलाते हैं। फिर जब उसका अंत होने लगा तो मुझे लगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, कॉर्पोरेट्स के क्या मेथड्स होते हैं। तो मैंने 53 इयर्स में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोर्स किया, मैंने वो सीखा। फिर मुझे एक इंटरनेशनल कमिटी में, एशियन पैरालंपिक कमिटी में एडमिनिस्ट्रेशन मिला। तो इंटरनेशनली कैसे आप
जियोपॉलिटिकली कैसे आप एक सब रीजन के हेड बनते हो, वो सीखा। गाड़ी चलाना दोबारा सीखा। घर चलाना, माँ बनना डिसेबिलिटी में कैसे बनते हैं, कैसे बच्चे पालते हैं। Perfect. That's perfect. Okay, Deepa ji, we will end this with a rapid Yes. fire round Oh, with you, of course. oh my God, yes. Ji. One word to define you. Happy. Okay. Three words your daughters use to describe you. Cool. Superwoman. तीसरा बता दूं? जी. Obsessive. Okay. वो कहते हैं मम्मी आपको OCD है। In a good way. In a good way. कुछ भी पकड़ लेती हो, इतनी obsessive हो जाती हो कि उसको perfection के साथ करके ही छोड़ती हो। Good. I think that's the reason, secret to your success in life. Probably. Ji. Okay. A song that lifts your mood always. जब कोई बात बिगड़ जाए, Okay. जब कोई मुश्किल आ जाए, Okay. तुम देना साथ मेरा हमनवा। Okay. And one person who has inspired you the most in life. Mummy, I'm sorry, but it has to be Papa. Right. Okay. Between the two, which is tougher, medal or motherhood? You can't compare oranges and apples. दूसरे शब्दों में कहूँ तो my motherhood led me to the medals. Yes, perfect. Okay. One adventure which is still on your bucket list. I know सब आप पूरा कर चुके हो, but कुछ और बाकी है? I want to fly a plane. Okay, I think we're going to see that Yes. soon. Okay, and अगर आप पे एक movie है तो who do you think should play you? I do not want to देखो मूवी के राइट्स तो आज 10 साल हो गए लिए हुए, और मूवी की बातें बार बार उठती भी हैं, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन वो एक्ट्रेस है जो मुझे प्ले करना चाहती है। Okay. लेकिन बहुत एक्ट्रेसेस हैं, जैसे सोनाक्षी सिन्हा हैं, सेलिना नहीं, एक एक्ट्रेस और है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। तो इन दोनों ने बार बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो मेरा रोल प्ले करना चाहती हैं। तो लेट्स सी कब मेरी ज़िंदगी पे मूवी बनेगी और या कोई वेब सीरीज़ आएगी। आई वॉन्ट इट टू हैपन बिकॉज मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ बनने वाली है। उसमें एक्शन होगा, ड्रामा होगा, ट्रेजेडी होगी, रोमांस होगा, एडवेंचर होगा। Yes. बहुत कुछ होगा। एंड बहुत बोरिंग सी नहीं बनेगी, बिकॉज मैंने इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें करी हैं और मैं खुद इतनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हूँ। आई लव सेंस ऑफ ह्यूमर, आई लव फैशन, आई लव सॉन्ग, म्यूजिक, डांसिंग। मुझे लगता है तगड़ी सी मसाला पिक्चर बन सकती है। आई थिंक बोरिंग वर्ड तो आपसे मतलब दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। मतलब ऐसी रोने धोने वाली की जी यही मतलब ऐसी नहीं, बिकॉज मेरी ज़िंदगी का एम ही यही रहा है कि मैं डिसेबिलिटी वर्ड के साथ फन, ट्रैवल, टूरिज्म, पिकनिक, पार्टी, फैशन, हॉलीडेज, फैमिली, एजुकेशन, ये सब वर्ड्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब वर्ड्स मैं डिसेबिलिटी के साथ जोड़ सकूं। और अपने जीवन से मैंने हर एक शब्द को अपनी इस डिसेबिलिटी के साथ जोड़ा भी है। और अब चाहती हूँ अपने फाउंडेशन व्हीलिंग हैप्पीनेस के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन डिसेबिलिटी में ये वर्ड्स दे सकूं। वेरी ब्यूटीफुल। यस जी। एंड लास्टली, कंप्लीट दिस सेंटेंस, माय बिगेस्ट मेडल इन लाइफ इज being able to give back. Right. Thank you, Deepa ji. It's wonderful to have you on the show, and it's a privilege and an honor. Thank you. Really thank you. Thank you so much. जीतना है, ये सब धुंधला हो गया था। एम एक ही रह गया था कि 4.48 फेंकना है और अपनी इज्जत को बचाना है, अपनी ईमानदारी को जताना है। और ये क्लियर था
कि 4.48 फेंक लिया तो मेडल में हूँ, चाहे वो ब्रॉन्ज हो चाहे वो सिल्वर हो, हिस्ट्री तो बनेगी। फोकस है 4.48 से ज़्यादा मारना, ताकि किसी को भी शक हो उसको ये समझ आ जाए कि दीपा की तैयारी ईमानदारी की तैयारी थी, मेहनत की तैयारी थी। बूढ़ी नहीं थी मैं, मेरे इरादे जवान थे, देश के लिए मेडल जीतने का जज्बा जवान था। तो सेकंड थ्रो 4.49 गिरा, वाइट फ्लैग ऊपर आया, तब मुझे होश आया कि अब ये तो हो गया है, अब मेडल जीतो दीपा, अब देश के लिए खेलो। तो 4.61 के साथ मैंने वो मेडल जीता।